आज के आपके करंट अफेयर्स 6 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे। सो बेसिकली आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है उसके बारे एक बड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर एक एक्ट बनाया गया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में बनाया गया था, जिसे हम शॉर्ट में आपने सुना होगा आरटीआई कहते हैं कि आरटीआई फाइल की है। आरटीआई में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि मतलब इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को छोड़ के कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी चीजें नहीं तुम पूछ सकते कि आजकल कहाँ पे हमारे कोई जासूस है, वो कहाँ पे पोस्टेड है, या आर्मी की मोबिलाइजेशन कब हो रही है, ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है। पर जो जनरल चीजें कि लेट्स सपोज सरकार ने कोई एक रोड प्रोजेक्ट बनवाया है, उस रोड प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा हुआ है, किस किस कंपोनेंट पे खर्चा हुआ है, ताकि तुम्हें पता चल सके। सी अगर आपके पास सारा हिसाब आ जाएगा, आप एक तरह से टोटल लगा सकते हो ना कि एक सेस में पैसा क्यों लगा है, शायद कहीं ना कहीं करप्शन हुई हो, ठीक है। तो ऐसी चीजों से आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आती होती है। इसी के चलते हुए आपका जो सेटअप बनाया गया ये सारी इंफॉर्मेशन देने का, हर सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। इस इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम है उस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी आरटीआई एप्लीकेशन आएगी, आरटीआई एप्लीकेशन के अंदर आपको सवाल पूछने होते हैं, ठीक है। मतलब आप जानना चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट कितना, लेट्स सपोज रोड प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट कितनी कॉस्ट में बना, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया, किस किस कंपोनेंट के ऊपर कितना कितना खर्चा आया है, उसकी पूरी डिटेल दो। ऐसे मतलब तुम क्वेश्चंस पूछोगे। इंफॉर्मेशन ऑफिसर का काम है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जुटाना और फिर फाइनली सबमिट करना, जो भी मतलब पर्सन है जिसने आरटीआई फाइल की। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज कई बार इंफॉर्मेशन कमिश्नर आपको रिप्लाई ना करे, या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे, या गलत इंफॉर्मेशन दे दे, आप हमेशा फिर कंप्लेंट कर सकते हो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से। हर स्टेट के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बनाई जाती है, स्टेट की जगह बस उस स्टेट का नाम होता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का काम होता है ऐसी किसी भी कंप्लेंट जहां पे तुम्हें जो इंफॉर्मेशन मिली है आरटीआई से, तुम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो वो आपकी कंप्लेंट को पिकअप करेंगे और वो इंफॉर्मेशन आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। पर लेट्स सपोज आप इनके जवाब से भी खुश नहीं हो, फिर फाइनली इसी प्रोविजन के अंदर अंदर है कि आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जा सकते हो, जो एक नेशनल बॉडी बनाई गई है, और ये आपको ऑर्डर जारी कर सकते हैं किसी बॉडी को कि ये इंफॉर्मेशन इस इंसान को दी जाए। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या मतलब होता है, संविधान के अंदर जो लिखा होता है उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनते हैं। देखो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल किताब है, उस किताब के अंदर जिस बॉडी के बारे में लिखा है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है। अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से किसी ने भी कोई एक्ट पास किया है, वो एक्ट के थ्रू वो बॉडी बनी है, उन बॉडीज को कहते हैं कि वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो ये एक्ट होते हैं ना, ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से अलग एग्जिस्ट करते हैं, हर एक्ट अलग अलग पेपर मान लो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक किताब है, दैट्स इट। उसके अलावा ये हर पेपर अलग अलग है। तो ये जो जितने भी एक्ट हैं ये सारे कानून है, मतलब ये बॉडी किसी ना किसी कानून के थ्रू बनी है और उसके थ्रू काम कर रही है, ठीक है। तो इसका एक्ट यही है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का, इसके थ्रू ये बनाई गई और इसका यही काम है कि आपके किसी को भी कोई भी इश्यू हो इंफॉर्मेशन लेने में वो उसे सॉल्व करे। इसके अंदर एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, और मैक्सिमम 10 और इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है। एक चीफ होगा,
10 और उनके टोटल मतलब मैक्सिमम 11 मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर। इन 11 मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किनकी सलाह पे अपॉइंट करेगा? 3 लोगों की सलाह पे वो अपॉइंट करता है। एक कमिटी बनती है, वो इन 11 लोगों का नाम रिकमेंड करती है कि 11 लोग कौन होंगे। वो 3 लोग हैं आपके, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का होगा एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है जो एक तो रूलिंग पार्टी होती है, बाकी सारी पार्टीज ऑपोजिशन में होती हैं, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन में पार्टी हुई उसे स्टेटस मिलता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। फिर तीसरा आपका कोई भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर चुनेगा, कोई भी मंत्री जैसे प्राइम मिनिस्टर चुनेगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर खुद हो गया, एक उसी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एक और मंत्री हो गया, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया लोकसभा। ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि 11 लोग कौन से बनाए जाने चाहिए। क्लियर है? यहां तक कोई भी डाउट? अगला करंट अफेयर है आपका इंडियन एंटार्क्टिक बिल। देखो, एंटार्क्टिक बिल बेसिकली एंटार्क्टिका के बारे है। अगर आप कभी भी किसी भी वर्ल्ड मैप पे एंटार्क्टिका को देखोगे ना, ये व्हाइट कलर से बना हुआ है, ठीक है? बर्फ तो दुनिया में और भी जगहों पे जमी हुई है, सिर्फ एंटार्क्टिका व्हाइट कलर से क्यों बनाया जाता है? चाहे आप फिजिकल मैप देखो, चाहे आप पॉलिटिकल मैप देखो, पॉलिटिकल मैप में तो खासकर सारी कंट्रीज को कोई ना कोई रंग मिला होता है, ठीक है? बस सिर्फ एंटार्क्टिका व्हाइट कलर का क्यों है? देखो, एक ना दुनिया में ट्रीटी हुई थी, जैसे कहते हैं एंटार्क्टिका ट्रीटी, ठीक है? ये बेसिकली ट्रीटी 1961 में साइन की गई थी। ये जो ट्रीटी है ये क्या कहते हैं? देखो, एंटार्क्टिका के अंदर ना ओरिजिनली कोई पॉपुलेशन, कोई आबादी रहती नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी जाता तो बाहर से जा रहे हैं ना सारे, ओरिजिनली यहाँ पे इंसान नहीं बसते। तो एंटार्क्टिका के अंदर, और ये एक ऐसा एरिया जो बर्फ से जमा हुआ है और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि बाकी सारे कुछ ऐसे एरिया से देखो कोई भी सिंगल इतना बड़ा लैंड एरिया नहीं एग्जिस्ट करता जो आपका बर्फ से जमा पड़ा। ये एंटार्क्टिका ही है जो एक सिंगल एरिया है जो इतना बड़ा लैंड से जमा पड़ा। अब इस एरिया को इसी तरीके से अगर बचा के रखना है, तो एक तरीके से जितने भी इंसान है ना, और हमारी ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज है, इन्हें थोड़ा बहुत एंटार्क्टिका से दूर ही रखना जरूरी है, खासकर ऐसी एक्टिविटीज जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फैला सकती हैं। जैसे कि अगर हम शहर बनाने लग गए, पर कोई भी कंट्री शहर तब बनाएगी ना जब वो इसके अंदर अपनी टेरिटरी मार्क कर लेगी कि इतना इलाका मेरा है। लेट्स सपोज कल इंडिया बोले इतना इलाका मेरा है, इसे मैं डिक्लेयर करता हूं ये इंडिया ही है, ठीक है? पर अगर मैं ऐसे किसी एरिया को डिक्लेयर कर रहा हूं, फिर मैं वहां पे अपनी पॉपुलेशन, अब उस जगह पे क्लेम जड़ने के लिए मैं अपने लोगों को वहां बसाना शुरू कर दूंगा। अब इसके कारण क्या होगा? ऐसे तो कंपटीशन छिड़ जाएगी, और आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है लेट्स सपोज साथ में आगे पाकिस्तान बोले कि हम यहाँ हैं, हम तो यहाँ पे भी लड़ पड़ेंगे। तो आपके ऐसा एंटार्क्टिका में फिर से तबाही मचने लग जाए। इस कारण एंटार्क्टिका ट्रीटी जो 1961 में साइन की गई, इसमें पूरा का पूरा एंटार्क्टिका जो है वो जनरली पूरी ह्यूमंस को डोनेट कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एंटार्क्टिका के ऊपर कोई भी एक कंट्री अपना क्लेम नहीं जड़ सकती, ये सारे इंसानों का कॉमन लैंड माना जाएगा। इसी कारण इसे कोई रंग नहीं दिया जाता, इसे व्हाइट कलर दिया जाता है। अब जब कोई कंट्री क्लेम नहीं कर सकती, तो इसी कारण कोई कंट्री अपनी मिलिट्री यहां पे नहीं रख सकती, अपनी किसी भी टाइप का टेरिटोरियल, इसकी जमीन के ऊपर अपना कोई भी क्लेम नहीं जड़ सकती कि ये जमीन मेरी है। ये सारे इंसानों को बिलोंग करेगी। इस जमीन का पर्पस जो हो सकता है वो सिर्फ पीसफुल हो सकता है, पीसफुल यूज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। पीसफुल यूज का क्या मतलब है? या तो यहाँ पे हम देखो एजुकेशन के लिए लोगों को लेके जा सकते हैं, या टूरिज्म यहाँ पे कर सकते हैं, और या तीसरी चीज साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम इस जगह को यूज कर सकते हैं।
तो दुनिया भर की कुछ कंट्रीज यहाँ पे, जैसे इंडिया से भी टूरिज्म यहाँ पे भी जाता है, एजुकेशन के लिए बच्चों के भी यहाँ पे ट्रिप्स लेके जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हमारी साइंटिफिक लैब्स एग्जिस्ट करती हैं एंटार्क्टिका में, ठीक है। स्पेसिफिकली 2 लैब्स आपकी भारती और मैत्री, ये इंडिया की 2 लैब्स हैं जो एंटार्क्टिका में बेस्ड हैं, ठीक है। हम इन लैब्स को अब और बड़ा बनाना चाहते हैं, अपना साइंटिफिक बेस और बड़ा बनाना चाहते हैं, इसी कारण हम अपनी पार्लियामेंट में एंटार्क्टिक बिल लेके आए कि हम एंटार्क्टिका में कैसा काम करेंगे, हम उसकी एक तरह से दुनिया को इंटेंशन दिखाना चाहते हैं। देखो, ताकि दुनिया को किसी भी तरीके से ये ना लगे कि कल इंडिया अपना क्लेम जड़ने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। दुनिया को भी सिक्योर महसूस हो, तो हमने क्या किया है, इसके अंदर सारे कोई भी हर प्रोविजन हमने डाल दिया है। जैसे कि अभी के लिए हमारे 2 स्टेशन हैं भारती मैत्री, उसके बाद हमने कई चीजों के ऊपर बैन भी लगा दिया। देखो, जैसे कि हमने अपने बिल के अंदर खुद इन एरिया में हम माइनिंग कभी नहीं करेंगे, ड्रेजिंग कभी नहीं करेंगे। ड्रेजिंग क्या होता है, देखो ड्रेजिंग ना आपके पोर्ट्स में की जाती है, जहाँ पे आपके बंदरगाह होते हैं, ये वहां पे की जाती है खासकर, मतलब और भी जगहों पे की जा सकती है, वहां पे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। होता क्या है कि समुंदर के अंदर कभी भी आप जहां पे पोर्ट बना रहे हो, समुंदर के कोस्ट पे हमेशा मिट्टी इकट्ठी होती रहती है, क्योंकि समुंदर ना अपने साथ मिट्टी कैरी करता है और वो जमीन के साथ साथ फेंकता रहता है। अब जहां पे पोर्ट है, पोर्ट में अगर बड़ी शिप को एंटर करना है तो नीचे टच ना हो जाए, तो हमें उन जगहों को खासकर ज्यादा डीप करके रखना पड़ता है। पर समुंदर तो तब भी मूव कर रहा है, समुंदर क्या करता है, टाइम टू टाइम वहां पे मिट्टी इकट्ठी करता रहता है। तो हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम वहां पे नीचे मशीनें लगाते हैं, नीचे से मिट्टी निकाल निकाल फेंक देते हैं। पर जब हम किसी भी इलाके से नीचे से, समुद्र के नीचे से मिट्टी निकाल निकाल फेंकेंगे, तो उसके साथ में जितनी भी वहां पे नीचे मेरीन लाइफ है, जितने भी रहने वाले प्लांट्स हो गए, कुछ नीचे रहने वाले एनिमल्स हो गए, वो भी तो खींच के सारे बाहर फेंक के जाएंगे। तो उसके कारण वहां पे जो मेरीन लाइफ होती है ना, वो पोर्ट्स के आसपास खत्म हो जाती है। एंटार्क्टिका में हमने इसीलिए इससे बंद करने का, मतलब हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, आज तक की भी नहीं है, क्योंकि वहां की मेरीन लाइफ जो आसपास वहां पे जो जानवर रहते हैं, वहां पे जो प्लांट्स उगते हैं, वो ना खराब हो, और वहां पे इन्वायरमेंट, पानी भी ना खराब हो। क्योंकि अगर तुम मिट्टी निकालना शुरू करते हो, मिट्टी पानी में भी तो फैलती है, पानी की क्वालिटी भी तो गंदी हो जाती है, तो बाकी जो फिशेज ऊपर भी रह रही है उन्हें भी दिखना बंद हो जाता है, तो वो भी मरनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस कारण ऐसी एक्टिविटीज, और इसके अलावा कोई भी एयरक्राफ्ट वेसल ऐसी कोई भी वहां पे डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे जो न्यूक्लियर डिवाइस के साथ, ठीक है। कोई और व्हीकल भी नहीं डिस्पोज ऑफ करेंगे, और न्यूक्लियर टेस्ट भी वहां पे कोई भी परफॉर्म नहीं करेंगे। बस हमारा साइंटिफिक पर्पस तो न्यूक्लियर भी हो सकता है ना, ठीक है। तो हमारा सारा न्यूक्लियर, हमारा साइंटिफिक फोकस वहां पे कैसे है, एंटार्क्टिका एक बहुत ही यूनिक इन्वायरमेंट के तौर पे काम करता है, क्योंकि वो हमें वहां पे किस तरीके से इन्वायरमेंट इवॉल्व हुई है उसके बारे में एक बहुत अच्छी तस्वीर दे पाता है। क्योंकि बाकी सारी अर्थ के ऊपर तो इंसान फैल के हमने तबाही मचा दी, वहां पे अभी भी प्योर इन्वायरमेंट पड़ी हुई है। अगर उसे वैसे बचा के रख पाएंगे तो ऑब्वियसली साइंटिफिक रिसर्च, और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कल एक करंट अफेयर पढ़ा था क्लाइमेट चेंज का, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पड़ी थी, फुल फॉर्म, हाँ आगे, ऑन क्लाइमेट चेंज, सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज है, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो एक दिन से दूसरा दिन कनेक्ट करते हुए, ठीक है, फिर अब थर्ड करंट अफेयर है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
इंडिया ने एक नया कंपनीज के लिए एक्ट बनाया था, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। ये 2013 के एक्ट से हमने क्या किया, कंपनीज को, और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2014 से, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ अगला शुरू हुआ, ठीक है। 2013 का जो ये एक्ट था, इसके अंदर हमने एक यूनिक चीज डाली जो पूरी दुनिया में पहले, उससे पहले कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी कानून में। वैसे एग्जिस्ट करती थी ऑब्वियसली, कानूनी तौर पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो था आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? कॉर्पोरेट्स का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखो, ये माना जाता है कि कॉर्पोरेट्स आपके बहुत पैसे कमा रहे हैं, जैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई भी लगा लो, रिलायंस लगा लो, टाटास लगा लो, आपके इन्फोसिस लगा लो, ये जितनी भी कंपनीज हैं, ये जब इतना ज्यादा पैसा प्रोड्यूस कर रही है, अल्टीमेटली प्रोड्यूस तो इसी तरीके से कर रही है ना, क्योंकि लोगों को कोई ना कोई सर्विस देके उनसे पैसा कमा रही है। अब जब जैसे रिलायंस है, रिलायंस फ्रेश स्टोर भी चल रहे हैं, तो वहां से जाके सामान खरीद रहे हो, रिलायंस की कमाई है उससे। रिलायंस के डिजिटल स्टोर्स भी हैं, वहां पे टीवी फ्रिज कुछ भी, तो रिलायंस से ओवरऑल, रिलायंस ने पैसा तुमसे ही कमाया ना। अब रिलायंस वापस सोसाइटी को क्या दे रहा है, वो कहते हैं कि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि तुम सोसाइटी को वापस क्या दे रहे हो जिससे तुमने पैसे कमाए। तो सरकार ने क्या किया था, आपकी इस कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 135 डाल दिया था, जिसके अंडर कंपनीज को बोला गया कि आपका जो 2% एवरेज नेट प्रॉफिट बनेगा पिछले 3 साल आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, उन तीनों का एवरेज निकाल दो, वो जो भी एवरेज निकलेगा उसका 2% आपने लोगों के ऊपर स्पेंड करना है, ठीक है, किसी न किसी तरीके से सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करना है। अब ये किसी भी तरीके से कर सकते हो, गरीबों को घर बना के दे दो, ठीक है, आपके अनाथालय जो हैं वो सारे बना के दे दो, कुछ भी, ठीक है, किसी भी तरीके की सोशल सर्विस होनी चाहिए, खाना डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, कोई भी चीज जिससे सोसाइटी का भला हो, वैसे काम करने हैं, ठीक है। तो इसके अंडर या इन्वायरमेंट साफ करने में हेल्प करो। सपोज कहीं पे बहुत ज्यादा गंदगी थी, आपने फंड कर दिया कि ये सारी जगह साफ हो जाए, और उसके बाद वो साफ होगी, वो ग्रीनरी से भरवा दी तुमने जगह, ठीक है, प्लांट्स लगवा दिए, सब कुछ लगवा दिए, वो चीजें, ठीक है। उसके अलावा तुम इंडिया की सिक्योरिटी में किस तरीके से हेल्प कर रहे हो, तुमने कैमरास खरीद के सरकार को दे दिए हैं, जो सीसीटीवी कैमरास हैं, किसी भी तरीके से सोसाइटी का ओवरऑल भला करना, मतलब बहुत वास्ट फील्ड है, ठीक है। आपके जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, उन्हें रिपेयर करवाने में, उन्हें मेंटेन करवाने में फंडिंग दे दी तुमने, ठीक है। और जब कोविड आया था, जो पीएम केयर फंड बनाए गए थे, अगर उसके अंदर डोनेट कर दिए जैसे पैसे, तो ये सारी चीजें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो इसके अंडर आप ये सारी चीजें पूरी करनी पड़ती है। अब कौन सी कंपनीज हैं जिनके ऊपर सीएसआर सबके ऊपर लागू नहीं होता, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम छोटे से बिजनेस, एक दुकानदार को बोलो कि तुम भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट का मतलब ही है बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेट वर्थ रूपी, या तो तुम्हारा जो नेट वर्थ है, यानी कि टोटल तुम्हारी कंपनी की जो कीमत है, ठीक है, वो 500 करोड़ से ज्यादा हो, 500 करोड़ से ज्यादा वर्थ की तुम्हारी कंपनी, ठीक है। या तुम्हारा जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है। टर्नओवर का मतलब है कि तुमने जितना रेवेन्यू जनरेट किया, एक साल में पैसे कमाए हैं, वो 1000 करोड़ से ज्यादा, ठीक है। या नेट प्रॉफिट जो आपका है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो, 1000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है आपका, और नेट वर्थ या आपका 500 करोड़ है, इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपकी कंपनी अचीव कर चुकी है, तो आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, बिल्कुल 3 साल नहीं, 3 साल का एवरेज। हाँ बिल्कुल, जो भी नेट प्रॉफिट का प्रॉफिट जो बचा उसका 2%।
ठीक है, ये बेसिकली कंपनी किन्हें कंपल्सरी है वो इसकी लिस्ट है। ठीक है, अब ये सारे का सारा पैसा अल्टीमेटली इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आपको पेपर में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी CSR में कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद कितना देना होता है, कितने साल का एवरेज प्रॉफिट, ये पूरी एक स्टेटमेंट बन के आ सकते हैं अपने आप में, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। एक मैं पॉइंट कंफर्म कर दूं, एक एक्ट पास होना था, मतलब अमेंडमेंट होनी थी इसमें, वो होगी या नहीं होगी। हाँ, सो होता क्या है, देखो CSR को ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था। ऑब्लिगेटरी का मतलब है, पहले क्या था, ये स्टार्टिंग में ना वॉलंटरी था जब आया था, कि कंपनीज की मर्जी है वो स्पेंड करना चाहे या ना करना चाहे, कोई फाइन नहीं था। ठीक है, बाद में इसे ऑब्लिगेटरी कर दिया गया, पर ऑब्लिगेटरी का बाद मतलब क्या था कि फाइन अभी भी नहीं था कि आप करोगे, पर होता क्या था, कई कंपनी जो नहीं भी कर रही थी ना, उनके खिलाफ कोई फाइन नहीं था। पर इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में क्या हुआ, आपके इसे पेनल्टी भी लगा दी गई। अगर कोई कंपनी नहीं करती अपने CSR तो उसके ऊपर अब फाइन भी लगते हैं। तो अब ये ऑब्लिगेटरी है और फाइन भी लगते हैं अगर कोई नहीं करेगी। ये आपको एक और स्टेटमेंट बन सकती है पेपर में। क्लियर है, तो ये थे आपके ये वाला, एक और भी है, सॉरी करंट अफेयर, मतलब यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, तो एक और भी करंट अफेयर है, फोर्थ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल आपकी इंडिया और रशिया का एक जॉइंट डेवलपमेंट सिस्टम है। देखो ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, पहले तो मिसाइल दो टाइप की होती हैं, एक होती हैं जो आपकी जिन्हें कहते हैं क्रूज मिसाइल, और एक मिसाइल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों में फर्क क्या होता है, देखो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये पहले स्पेस की तरफ जाती हैं ऊपर को, फिर अपने टारगेट को एक्वायर करती हैं, फिर डायरेक्टली उसकी तरफ इस तरीके से मूव करती हैं। तो इनकी मूवमेंट ऐसे होती है कि पहले वर्टिकली ऊपर को जाएंगी, फिर अपने डायरेक्शन को मुड़ेंगी और फिर जाएंगी। इसी कारण जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, ये बहुत दूर दूर तक दुनिया में गिरी जा सकती हैं। जैसे जो अब लेटेस्ट, जो अब चाइना, रशिया और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो ऐसी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनके पास कि वो पूरी दुनिया का चक्कर मार के आके वहां पे भी गिर सकते हैं। ठीक है, मतलब राउंड द वर्ल्ड वो कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। इंडिया भी ऐसी मिसाइल बना रहा है। हमारी अभी रेंज सिर्फ इंडिया से 8,000 किलोमीटर दूर तक की है। ठीक है, तो हम सारा चाइना ऑलमोस्ट सारा कवर करते हैं, तो इतना एरिया हम कवर करते हैं। क्रूज मिसाइल होती है जिस मिसाइल को तुम किसी भी डायरेक्शन में लॉन्च कर सकते हो। तो क्रूज मिसाइल लिटरली आपकी, लेट्स सपोज ये जमीन है, जमीन से 2 मीटर ऊपर भी फ्लाई करती जा सकती है। ये किसी भी डायरेक्शन में तुम फ्लाई कर सकते हो। अब इसके कारण क्या होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल पहले ऊपर को जाती हैं फिर अपना ट्रैक्शन देती हैं, इन्हें ना हमेशा रडार कैच कर सकता है। क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होती है, क्रूज मिसाइल्स आपके कई बार रडार के नीचे से भी निकल के जा सकते हैं। तो रडार ऊपर को डिटेक्ट कर रहा है, अरे मिसाइल उससे नीचे से निकल गई, तो वैसे रडार कैच नहीं करेगा। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल दूसरी चीज है कि उसके लॉन्च और उसके गिरने में टाइम में फर्क होता है, तो वो डिटेक्शन में पता चल जाता है कि अब से 15-20 मिनट बाद आके मिसाइल गिरेगी। क्रूज मिसाइल्स क्योंकि डिटेक्ट ही नहीं होती और ये शॉर्ट रेंज है, इस कारण ये बहुत जल्दी किसी जगहों पे गिर जाती है, कई बार संभलने का टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, अभी जैसे एक ब्रह्मोस कंट्रोल से बाहर होकर पाकिस्तान में जाकर गिर गई थी। ठीक है, तो वो यही मिसाइल थी, ब्रह्मोस ही थी। ठीक है, बाई चांस इसकी एक बैटरी में प्रॉब्लम आ गई और ये मिसाइल चल पड़ी थी। अब ये जो ब्रह्मोस नाम रखा गया ना, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया और रशिया के बीच की डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है।
इसका नाम भी इसी तरीके से है, दो इंडिया और मतलब दो रिवर्स के नाम से है, एक इंडिया की रिवर और एक रशिया की। ब्रा जो नाम आया है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से आया है, और मॉस जो नाम आया है वो मॉस्कोवा रिवर से आया है, जो मॉस्को में। ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। इस फास्टेस्ट सुपरसोनिक, ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल नहीं है, सुपरसोनिक में फास्टेस्ट है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हम वर्ड लिखते हैं ना सोनिक, सोनिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड। जो भी चीज साउंड की स्पीड से ट्रैवल करती है उसे कहते हैं ये सोनिक है। जो स्पीड से मतलब साउंड की स्पीड से स्लो होती है उसे कहते हैं वो सब सोनिक है। जो साउंड की स्पीड होती है 1 मैक, जो साउंड की स्पीड को भी क्रॉस कर जाती है उसे कहते हैं सुपरसोनिक होगी, यानी कि 1 मैक से अगर ऊपर स्पीड है वो सुपरसोनिक होगी, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे 2024 तक कोशिश है इस मिसाइल को आगे हाइपरसोनिक बनाने की। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जब आपकी स्पीड 5 मैक से ऊपर चली है। 5 मैक का मतलब होता है साउंड से 5 गुना ज्यादा तेज। जिस स्पीड से अभी तुम्हें साउंड सुन रही है, मेरी आवाज आ रही है, इससे भी 5 गुना तेज मिसाइल चली जाएगी। तो ये कैपेबिलिटी है इसकी, मतलब बन जाएगी ये, ठीक है। तो 7 से 8 गुना हमारी कोशिश है कि 7 से 8 गुना तेज करते हैं इसे 2024 तक। ये अभी इसी चीज के डेवलपमेंट में है, ठीक है। अभी के लिए सुपर सोनिक है, पर आगे जाके हाइपरसोनिक भी हो जाएगी, ठीक है, तो और भी ज्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक चीज यहाँ पे और बता दूं, एक चीज है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एमटीसीआर। देखो इंडिया ने ना एमटीसीआर को 2016 में ज्वाइन किया था। ये एमटीसीआर क्या है, ये एक नॉन वॉलंटरी ग्रुप है, सबको ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, और जो इसके मेंबर्स हैं उससे भी इसके सारे रूल्स फॉलो करने जरूरी नहीं है। पर दुनिया में वेपन्स ना फैले, ऐसे वेपन्स जो ज्यादा दूर तक वार कर सके और ज्यादा भारी बॉम्ब कैरी कर सके अपने साथ, वो उन चीजों के ऊपर रोक लगाने के लिए ना ये एमटीसीआर एक रिजीम बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया ऐसे देशों का जिनके पास कैपेबिलिटी है या वो ऐसी कैपेबिलिटी बनाने में इच्छुक हैं कि हमारी मिसाइल्स या जो टेक्नोलॉजी है वो ड्रोन्स हैं जैसे, वो दूर दूर तक बॉम्ब गिराते हैं। पर दुनिया में ऐसी कंट्रीज क्या कहती हैं कि हम लिमिट करके रखें, क्योंकि हर देश के पास ही पहुंच गई, लड़ाइयां बढ़ने के भी तो चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस कारण एमटीसीआर बनाया गया था। उसके चलते हुए इंडिया में ब्रह्मोस की रेंज ना स्टार्टिंग में छोटी रखी गई थी, क्योंकि रशिया उसका एमटीसीआर का मेंबर था और हमें उससे टेक्नोलॉजी उस टाइम पे देने से मना कर दिया था क्योंकि वो इसका मेंबर था। 2016 में हम भी मेंबर बन गए, इसके टोटल 38 मेंबर्स हैं इंडिया को मिला के। उसके बाद से रशिया हमारे साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है और हम अब इसी कारण अब हाइपरसोनिक और ज्यादा बॉम्ब की कैपेसिटी कैरी करने वाली मिसाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। किसी और करंट अफेयर में इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैंने सोचा एक ब्रीफ बता दूं, आप बाद में थोड़ा सा इसे सर्च करके पढ़ना चाहें तो आप अभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।